नहीं अभी सुने थोड़ा सा। भाई हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जो फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे आखिरी फैक्टर हमने लिखा था साइज ऑफ आयन। और हमने ये समझा था कि जो आयन बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो सॉल्वेंट में, भाई जो बड़ा है, मोटा है, वो धीरे चलेगा। अच्छा, उसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि इनमें से कौन किसका कंडक्टेंस ज़्यादा है, उस ऑर्डर में लगाओ इनको, है ना। इसमें मैंने आपको कहा था कि HCl को अभी भूल जाओ। क्यों, मैं बता रहा हूँ, पहले अभी भूल जाओ। क्यों, वैसे सच्चाई बता दूं तो ये एक एसिड है बेटा। एसिड सॉल्ट्स के साथ कंपेयर नहीं होता है। क्यों, अभी आप आगे समझ जाओगे। पर एसिड को फिलहाल हटा दो, तो किन को कंपेयर कर दो, सॉल्ट्स को। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरे के पूरे टूटेंगे, ये सब Cl माइनस आयन एक एक देंगे तो वो तो टाई हो गया, Cl माइनस आयन बराबर भागेगा। तो यहाँ पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा Li प्लस Na प्लस और K प्लस से। तो बात ये थी कि आपसे मैंने पूछा था कि कौन मोटा, जो मोटा होगा वो धीरे चलेगा। लेकिन बेटा जो इनका साइज है वो आप जो पीरियोडिक टेबल से जानोगे वो इनके गैशियस स्टेट का साइज है। तो गैशियस स्टेट में Li प्लस सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा Na प्लस और उससे प्लस बड़ा होगा K प्लस। लेकिन ये गैशियस स्टेट आयन की बात है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से आपको जो भी ट्रेंड दिखता है वो गैशियस एटम को आयनाइज करने की बात होती है। तो वो ट्रेंड एक्चुअली गैशियस आयन के लिए वैलिड है। इस पे आप एक और बात जानते हैं कि वो आयन जिसका साइज छोटा होता है उसका हाइड्रेशन, यानी कि पानी उसे ज़्यादा तेज़ी से घेरता है। तो पानी घेरने के बाद अगर मैं एक्वस आयन के साइज की बात करूंगा, तो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में फोटो बना के भी दिखाया था कि Li प्लस को पानी ज़्यादा घेरेगा, Na प्लस को इससे कम घेरेगा और K प्लस को इन सब से कम घेरेगा। हेलो, इसलिए पानी में आने के बाद साइज की सच्चाई ये है कि पानी में Li प्लस सबसे बड़ा आयन हो जाएगा, फिर Na प्लस और सबसे छोटा K प्लस रहेगा। लेकिन ये कौन से आयन है, ये एक्वस आयन की बात हो रही है। हेलो, हेलो, ठीक है। तो इस हिसाब से बेटा अगर केवल इन तीनों की बात करूं मैं, तो कौन सा आयन सबसे बड़ा है, Li प्लस, और कौन सबसे छोटा है, हाइड्रेटेड आयन K प्लस। जो सबसे छोटा होगा वो तेज चलेगा। इतनी बात में किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं सर। ठीक है, मतलब शायद इतना आप लोग लिख चुके हो, तो आप लोगों को ये लिखना है कि देयरफॉर ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा KCl का, इससे कम होगा NaCl का, और सबसे कम होगा LiCl का। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बोले। अभी मैंने HCl कंपेयर नहीं किया। हेलो, यहाँ तक सबको समझ में आता है, आगे बढ़ सकता हूँ मैं। बात ये आ जाती है दूसरी कि सर अगर सेम लॉजिक H प्लस पे लगा दें तो कायदे से H प्लस गैशियस स्टेट में बहुत छोटा है और हाइड्रेटेड वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा अगर होगा तो सबसे पीछे आना चाहिए HCl को। हेलो, अगर यही लॉजिक लगाओ तो। हेलो, हेलो, लेकिन एक्चुअल आंसर ये है बेटा कि HCl सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस दिखाता है। तो बात आती है सर कैसे, इसको याद करना पड़ेगा? नहीं बेटा, इसके लिए कॉमन सेंस है। पर वो पहले ये ऑर्डर आपने लिख लिया है और उसी ऑर्डर में HCl अलग से सबसे आगे लिख दो और फिर HCl के लिए नीचे लिखिए रीज़न। पहले इतनी बात को लिख लो, लिखो तो हाँ बोलो। तो अब ये बात करनी है सर, देखो Cl माइनस तो सब में टाई ही है, तो एक्चुअली आप हमें बस ये बता दो कि H प्लस
पानी में जाके अगर बहुत बड़ा है तो क्या बड़ा नहीं होता? नहीं बेटा, पानी में जाके तो बहुत बड़ा होता है, सच्चाई है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बाकियों से बहुत ज़्यादा है। तो अगर सर बड़ा भी है ये, तो फिर बड़ा आदमी मूव कैसे कर रहा है? एक्चुअली ये मूव तेज़ इसलिए कर रहा है बेटा, क्योंकि इसका मूव करने का, इसका कंडक्ट करने का, इसका बिजली फ्लो कराने का पैटर्न ही कुछ अलग है। कैसा पैटर्न है बेटा? आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझो। मान लो मुझे पॉइंट ए से बी में जाना है, और फॉर इंस्टेंस मेरे को यहाँ मैंने सीमेंट और बालू का मसाला बनाया है, और सीमेंट और बालू का मसाला मुझे एक तगाड़ी में भर के यहाँ तक ले जाना है। कहाँ तक? बी तक। हेलो। और मैं बहुत शक्तिशाली आदमी हूँ, मतलब मैं एक साथ कहो 10 किलो का बोरी उठा सकता हूँ। अरे 10 किलो तो बहुत छोटी है, मान लो 100 किलो उठा सकता हूँ, और फिर भी दौड़ के जा सकता हूँ। हेलो हेलो। जी सर। अच्छा, लेकिन एक इतने शक्तिशाली आदमी से हम एक काम करते हैं, हम 10 सूखे सूखे पतले पतले लेबर ले लेते हैं। शायद आपने घर बनते हुए भी देखा होगा, आजकल तो खैर वो चेन माउंट लिफ्ट वाला सिस्टम लग जाता है कि मसाला नीचे बनता है और छत ऊपर, छत में ढलाई हो रही होती है तो मसाला पहुंच जाता है। आपने शायद ये भी देखा होगा, हमारे टाइम पे, पहले के टाइम पे, जब ये मशीन, ये जो लिफ्ट लग जाती है, ये इतना लगना ईजी नहीं था, ये सब सिस्टम नहीं था, तो लोग ये करते थे बेटा कि मसाला यहाँ बनाते थे और ऐसे लेबर खड़े कर देते थे एक के साइड। तो वो तसला एक इसको देता था, एक उसको देता था, वो उसको देता था। तो उनको करना ही होता था, केवल हाथ हिलाना पड़ता था, हाथ इधर से इधर, इधर से इधर, और आगे तक पहुँच जाता था। कभी आपने ऐसा काम होते हुए देखा है? हेलो। यस सर। अब आप खुद कॉमन सेंस से सोच लो कि एक आदमी बहुत शक्तिशाली है, मान लिया मैंने 100 किलो की बोरी उठा के, बेटा उस 100 किलो की बोरी से अच्छा ये तसले में खटर 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 ये पतले पतले 10 लोग उसका काम शायद ज़्यादा कर देंगे। हेलो। शायद नहीं, निश्चित ज़्यादा कर देंगे। हेलो। अब सर तो ये क्यों, अब ये क्यों बता रहे हो यार सर? इसलिए बता रहा हूं बेटा कि माना कोई आयन अगर छोटा है तो वो पानी में तेजी से मूव कर पाएगा, मान लिया छोटा है। ये भी मान लिया कि उसके आगे हाइड्रेटेड H+ बहुत बड़ा है, ये भी मान लिया मैंने। और बड़ी चीज को मूव करने में दिक्कत तो होती है, पर H+ स्वयं मूव ही नहीं करता, तो सर कैसे कंडक्शन करा लेता है? यही वाला सिस्टम जो मैंने आपको बताया, वो कंडक्शन ऐसे करा लेता है। H+ मतलब उस पर पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो वाटर से कहता है, वाटर के ऑक्सीजन से, कि ए वाटर के ऑक्सीजन मेरे को इलेक्ट्रॉन दे। वाटर उसको इलेक्ट्रॉन कैसे देता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच के। अल्टीमेटली देखो बेटा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए और ये बॉन्ड यहां बन गया। अब ये हाइड्रोजन कैसा हो गया? ये हाइड्रोजन हो गया H+ के फॉर्म में, और ये बन गया बॉन्ड। तो वो हाइड्रोजन जो है, जो मोटा वाला हाइड्रोजन मैंने बनाया, वो तो मूव ही नहीं किया ना, उसका तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी चला गया, उसको तो बॉन्ड बन गया। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसका गया? इसका। हेलो। क्या इसको मूव करना पड़ा? हाँ सर। करना पड़ा? नहीं सर। नहीं करना पड़ा। अब सर आगे कैसे होगा? अरे यार पानी की कमी थोड़ी है, सॉल्वेंट तो हर जगह रहता है। अब अगले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बोल दो, ए भैया हम ही अपना इलेक्ट्रॉन दे, और अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया, अब ये H+ बन जाएगा। इसके बाजू वाला, मेरी बात समझ रहे हो? H+ आयन खुद मूव ही नहीं करता। H+ आयन ऑक्सीजन से कहता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को मुझे दो, और बाय द वे दूसरे न्यूक्लियस को H+ बना देता है। मतलब समझे, चुटकी बजाई, ये आदमी यहां से यहां आ गया। हेलो। क्योंकि न्यूक्लियस को मूव करने में समय लगेगा, इलेक्ट्रॉन तो बेटा बहुत तेजी से फ्लो करते हैं ना। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा। हाँ सर। तो बेटा, सर एक तरह से, हाँ, सर एक तरह से रेजोनेंस ही हुआ ना? एक तरह से बिल्कुल रेजोनेंस हुआ। मतलब रेजोनेंस नाम नहीं देना चाहिए, पर हाँ बोल सकते हो। रेजोनेंस नाम इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि बेटा यहाँ तो रेजोनेंस में एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता ना, यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड हो रहा है ना, इसलिए रेजोनेंस नाम तो नहीं देना चाहिए। पर हाँ आप ये मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, फुदक रहे हैं। हेलो। न्यूक्लियस वहीं का वहीं है। तो अब तुम बताओ, मैं कहता हूं कोई बहुत पानी में हाइड्रेटेड आयन बहुत छोटा है, मूव तो उसके पूरे न्यूक्लियस को करना पड़ेगा ना। हेलो। यहां पे तो न्यूक्लियस मैं कहता हूं बहुत बड़ा है H+ आयन, हाइड्रेटेड H+ आयन इज वेरी बिग,
लेकिन वो मूव कहाँ कर रहा है? मूव तो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, और बाय द वे वो H+ बन जा रहा है। हेलो, तो यही वाली बात हुई ना, तस्ला मैंने उसको पकड़ा, उसने उसको पकड़ा, उसने उसको पकड़ा है, ये तो खुद मूव कर रहा है। हेलो, समझ में आई बात? यस सर। तो कोई भी कैटायन हो H+ उससे तेज ही मूव करेगा, क्योंकि उसको मूव करना ही नहीं है, वो तो पानी के थ्रू कंडक्शन करा रहा है। हेलो, चलो, तो रीजन में बच्चों ये फोटो बना लो, आपसे कोई ये पूछने ही नहीं वाला है। वैसे भी ये एग्जांपल में शायद मैंने जेई डलवा दिया होगा, ऐसा है ना? यस सर। चलो, तो ये लिख लो, जैसे भी करना है खुद को समझाने के लिए ऐसा कर लो, लिखो तो हाँ बोलो। हेडिंग डाल दी सबने, कैपिटल C की, रेजिस्टेंस R एंड कंडक्टेंस G ऑफ सोल्यूशन। हेडिंग डाल दी सबने? यस सर। चलो, अब बेटा रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 1। उस पॉइंट क्रमांक 1 में सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। तो इंग्लिश में लिखेंगे, हालांकि आप ये फिजिक्स से जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। इंग्लिश में लिख लेंगे बच्चों, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, यहाँ पे अच्छी इंग्लिश नहीं है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। लिखेंगे रेजिस्टेंस में पॉइंट नंबर 1 में, द हिंड्रेंस provided by solution किसमें? on the passage of current is called रेजिस्टेंस। ब्रैकेट में फिर से सिंबल लगा देना R। भाई डेफिनेशन बहुत कठिन नहीं है। अरे यार, जो सोल्यूशन में करंट को पास करने से जो रोकेगा सोल्यूशन में, तो जो जितनी ताकत से रोकेगा और जो रोकेगा उसे हम कहेंगे कि वो रेजिस्टेंस है। हेलो, हाँ सर। हटा दूं? यस सर। चलो, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, इसको हटा ही देता हूं मैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे फॉर एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अर्थ क्या होता है बेटा? एक ऐसा सेल जिसमें कौन कंडक्शन करते हैं? आयंस। हेलो, तो लिखेंगे फॉर एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब मान लो बेटा ये मेरा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, जिसमें हम बैटरी लगा के करंट पास कर रहे हैं। तो यहां पे जो करंट आप पास कर रहे हो, यहां चार्ज कैरियर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोल्यूशन के अंदर चार्ज कैरियर कौन होगा? आयंस। हेलो, आयन। मानते हो? यस सर। तो ये जो मेरा सेल है, ये कितना रेजिस्टेंस देगा, उसके लिए कोई मैथमेटिकल टूल है? हाँ, ये फोटो बना लीजिए, और यहां पे बच्चों इस दूरी को मान लेते हैं हम L, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मान लेते हैं हम A। मैं बता भी देता हूं व्हाट इज L। L इज लेंथ किसका? ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और व्हाट इज A बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मेरी बात समझ पा रहे हो? हेलो, हटा दूं? यस सर। अब शायद आप लोग ने बेटा फिजिक्स में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज नाम की चीज सुनी होगी, सुनिए? यस सर। ठीक है, नहीं भी सुनी तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ोगे तो देख लोगे। एक्चुअली कुछ है व्हीटस्टोन ब्रिज, उससे हमने ऐसे ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के रेजिस्टेंस निकाले और उनकी प्रोपोर्शनैलिटी चेक की। तो हमने पाया, इतना बना लिया सबने, आगे बढ़ जाऊं? हेलो, यस सर। ठीक है, तो हमने पाया, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे
आर जो है वो पाया गया है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ एल अपॉन ए। एल और ए हम डिफाइन कर चुके हैं, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो ये जाता है रो एल अपॉन ए। ये भी आपने शायद फिजिक्स में देखा होगा। और यहाँ पे जो रो है, ये रो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये कहलाता क्या है बेटा? ये कहलाता है रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जो आप इसे कह रहे हैं रेजिस्टिविटी। जानते हो ये? हेलो, हाँ सर। चलो छाप दो भैया। Yes, sir. इसको हम पढ़ते क्या हैं? रो, RHO है बेटा। सर रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला पढ़। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इतना हो गया बच्चों? Yes, sir. चलो अब बेटा, अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। और अगर आपसे कोई रो पूछेगा तो रो क्या हो जाएगा बच्चों? नेक्स्ट लाइन से अगर आपसे कोई रो पूछेगा तो रो क्या हो जाएगा बच्चों? R/L. R इंटू ए बाय एल। हेलो, Yes, sir. अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ रो, हाउ विल यू डिफाइन रो, तो एक्चुअली बच्चों हम रो को डिफाइन करते हैं। अब देखो सच्चाई में बेटा, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं ना, ये 1 मीटर बड़े तो होंगे नहीं। यूजुअली आदमी ये जो सेल्स का इस्तेमाल करता है ये बहुत छोटे डिवाइसेस में करता है ना। तो बेटा इफ मैं मान लूँ लेंथ जो हो जाएगी, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, या दो कंडक्टर्स के बीच में मान लीजिए सोल्यूशन पड़ा है, तो लेंथ L हो जाएगी अगर 1 सेंटीमीटर, मतलब दो कंडक्टर्स के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस स्थिति में आप बोल सकते हो R बराबर होगा रो के। Yes, sir. तो आइए बच्चों इंग्लिश लिख लेते हैं। तो इंग्लिश लिखेंगे। इतना लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, लिखेंगे बच्चों नेक्स्ट लाइन से, रेजिस्टिविटी क्या है? ये इज डिफाइंड एज, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस। कैसा कंडक्टर? हुज लेंथ, जिसकी लंबाई कितनी है, इज 1 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो, हेलो, जी सर। यस सर। लिख दिया सबने इतना? यस सर। चलो हटा दूं? हटा दूं? चलो बेटा नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे और करके। और अब बेटा एक फिर से कॉमन सेंस सोचो। मैं कहता हूं ये तुम्हारा एक वॉल्यूम हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दो उसका वॉल्यूम अब मैं देख रहा हूं, ये मान लो 1 सेंटीमीटर, ये मान लो 1 सेंटीमीटर, और ये मान लो 1 सेंटीमीटर। तो कायदे से बच्चों अगर मैं इस चीज को मान लूं कि ये मेरा एरिया है, किसको? इसको, इसको, तो ये दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा कुछ ये हो जाएगा, ये वाला। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो,
और इंटू 1 तो हो जाएगा वॉल्यूम। हेलो हेलो। Yes, sir. तो बेटा मैं कहता हूं मेरे पास एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, कंडक्टर्स उसके ये हैं और ये हाँ हैं, सर। लेकिन अगर उस बड़े से इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में मैं एक छोटा सा पैकेट निकाल लूं, कितने का पैकेट, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम, तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भी वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम में जो भी आयंस आएंगे उनका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी हो जाएगा इस पूरे सेल के लिए। हेलो। ऐसे ही 1 cc जोड़ते जाओ तो पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बन जाएगा। हेलो। तो मैं पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को ऐसी 1 cc के वॉल्यूम में तोड़ सकता हूं ना। हेलो हेलो। अरे बोलो। Yes, sir. तोड़ सकता हूं ना भाई, सोल्यूशन बहुत बड़ा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मालूम नहीं कितने सारे आयंस होंगे, इसलिए सीखना है। मैं केवल उसमें 1 cc पे अपना फोकस केंद्रित कर रहा हूं और ऐसे 1 ccओं को जोड़ता रहूंगा, लेकिन उस 1 cc का जो भी रेजिस्टेंस होगा मैथमेटिकली मैंने देख लिया वो उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। हेलो हेलो। इसमें कंफर्टेबल हो? Yes, sir. इसमें कंफर्टेबल हो? Yes, sir. ठीक है। तो बेटा बस ये फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, बस और करके आप एक और डेफिनेशन लिख लीजिए रेजिस्टिविटी की, और करके नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, रेजिस्टिविटी में लिखेंगे इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 cc या 1 cubic सेंटीमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। बोलो हाँ। Yes, sir. खत्म करूं? सर। खत्म करूं? जी। चलो। तो जो हमारा कैपिटल सी है उसमें पॉइंट नंबर 1 में मैंने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में आपसे बात कर ली। ठीक है। पॉइंट क्रमांक 2 शुरू कर रहा हूं बेटा। अच्छा एक सेकेंड, मीटिंग आईडी में फिर से भेज रहा हूं बच्चों, फिर से आओ, है ना। नेक्स्ट कैपिटल सी में बच्चों पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे। हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में तो चर्चा कर ली, अब हालांकि बहुत इजी हो गया है कहना, लेकिन फिर भी हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन से सीधा लिखेंगे कंडक्टेंस। पॉइंट क्रमांक 2 में क्या है बेटा कंडक्टेंस? क्या है बच्चों कंडक्टेंस? बोलो। इट इज इनवर्स ऑफ। रेजिस्टेंस। ठीक है, Resistance. ठीक है, ये तो जानते हैं सर अपन। और मैथमेटिकली G इज इक्वल टू 1/r जानते हैं सर अपन, लिख भी लें। हो गया? जी सर। कोई रोक रहा है? नहीं। अब कंडक्टेंस के ही पॉइंट क्रमांक 2 में ही नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वैसे कंडक्टेंस का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग जैसे वहां रेजिस्टिविटी कहते हैं यहां पे कंडक्टिविटी भी कहते हैं। बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा के से, लेकिन के को हम लोग यहां पे बोलते हैं कप्पा, है ना। तो अब ये क्या होता है ये भी आप समझ सकते हो, ये क्या होता है? इट इज इनवर्स ऑफ Rho. व्हाट इज रो? Resistivity. रेजिस्टिविटी। बिल्कुल सही, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रो लिखा। मैथमेटिकली K इज इक्वल टू 1/रो। हेलो। जी सर।
अब मैं अभी भी उसी चीज में इंटरेस्टेड हूं बेटा कि कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कितना भी बड़ा हो, मैं उसको कितने हिस्सों में तोड़ दूंगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में, और उस 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। हेलो हेलो यस सर। और करके नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे या ऑल्सो करके लिखेंगे। ऑल्सो अगर उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर है, मेरी आवाज आ रही सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ सर। तो लिखेंगे ऑल्सो द कंडक्टेंस यानी कि G ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन is called its conductivity। मानते हो? एक सीसी का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी होगा, और जो भी कंडक्टेंस होगा वही उसकी कंडक्टिविटी के बराबर होगा। इसका मैं इस्तेमाल करूंगा आगे, इसलिए ऐसा कह रहा हूं, मैथमेटिकल इस्तेमाल करूंगा एक्चुअली, लेकिन शायद इतनी बात सबको समझ में आती। हेलो, हाँ सर। हटा दूं? चलो, पॉइंट क्रमांक रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में ही बच्चों पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे। सबने लिख लिया नाम? हटा दिया मैंने? चलो, लिखेंगे सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है? अब एक्चुअली बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल आदमी बार बार खरीदेदा नहीं है। देखो क्या है, आदमी क्या करता है कि एक ऐसा सेल खरीद लाए जिसका लेंथ L उसको पता हो, A उसको पता हो। अब इसमें कई एक दिन तुमने डाल दिया NaCl, अगले दिन तुमने डाल दिया कॉपर सल्फेट, अगले दिन तुमने डाल दिया मैग्नीशियम सल्फेट, अगले दिन तुमने डाल दिया HCl। अरे जो भी सोल्यूशन डालना है डालते रहो ना, कंसंट्रेशन ना चेंज करनी है। हेलो, यहां एक कुप्पी लगा दो और ये नीचे कुप्पी लगा दो, नीचे कुप्पी खोलो तो सोल्यूशन निकाल लो ऊपर की, और फिर वापस इसको लगा के ऊपर कुप्पी खोल के नया डाल दो। हेलो हेलो, तो एक्चुअल सच्चाई है बेटा, केमिस्ट्री में जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना, तो सेल रोज नए खरीद के नहीं लाते, हम कंसंट्रेशन और पानी में सॉल्यूशन मिला मिला के डाल के बदलते रहते हैं। तो क्योंकि हम इसको जनरली फिक्स रखते हैं, इसलिए हमने एक डेफिनेशन भी बना दी है सेल कांस्टेंट, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी डिफाइन कर दी है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को बच्चों जनरली हम लोग G एस्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? G में स्टार लगा देते हैं पर बोलते हैं G एस्टिक। और व्हाट इज G एस्टिक बेटा? इट इज रेशियो ऑफ L अपॉन A विच इज नोन एज सेल कांस्टेंट। हेलो, यस सर। ठीक है, हटा दूं इसको भी? यस सर। चलो, अब बेटा पॉइंट क्रमांक 4 में मैं बात कर लूंगा थोड़ी सी यूनिट्स की। यूनिट्स की बात करूंगा तो बच्चों ये बताओ, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? पता है आपको? जानते हो? अच्छा, तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी 1 अपॉन ओम। कई लोग इसको कहते हैं ओम इनवर्स, कई लोग इसको बोल देते हैं MHO, क्योंकि ओम का इनवर्स मोह। हेलो, Yes, sir. कई लोग, अब हम आप जब केमिस्ट्री में देखोगे बेटा, तो आपको एक्चुअली कंडक्टेंस का यूनिट ना ओम इनवर्स देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, ना आपको एक्चुअली ये देखने को मिलता है। क्या किसी को और कुछ पता है? बोलो। सीमेंस, ये बहुत अच्छी कंपनी भी है, आसिया ब्राउन बावरी ABB और सीमेंस, यही 2 कंपनियां बिजली के काम बहुत शानदार से बनाती है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल S से। हेलो, जी सर। ठीक सर आप है? वॉइस चली गई थी आपकी। चलो, अभी आ रही है?
यस सर। तो 1/ओम, ओम इनवर्स मो या सीमेंस रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। ये यूनिट्स हो गई कंडक्टेंस जी की। आगे बढ़ूं? एक मिनट। रुक गया बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की अगर हमको यूनिट बतानी हो तो उसके लिए हमको याद करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। अगर इसका फॉर्मूला आप देखो तो होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल। तो इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी ओम इनटू ये ऊपर वाला हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे वाला हो जाएगा मीटर। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों? ओम मीटर। हेलो, यस सर। एक्चुअली यही हमको ज़्यादा फायदा करेगा। तो ये हो गया एसआई यूनिट में, और सीजीएस में क्या हो जाएगा बच्चों? ये ओम सेंटीमीटर। हेलो, यस सर। हटा दूं? यस सर। चलो नेक्स्ट, एक की और यूनिट बच गई कप्पा की। तो कप्पा के लिए भी उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कप्पा सर 1/रो होता है। रो हमने अभी ताज़ा ताज़ा जाना, रो होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल। तो इसका यूनिट हो जाएगा ऊपर मीटर, नीचे ओम और नीचे मीटर का स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक्चुअली हम इसको कहेंगे सीमेंस मीटर इनवर्स। ये हो जाएगी एसआई यूनिट। हेलो, जी सर। आपको जनरली सीजीएसई देखने को मिलेगी। हटा दूं? आगे बढ़ूं? हटा दूं? हाँ सर। आपको सीजीएसई देखने को मिलेगी। तो सीजीएस में और करके लिख दीजिएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगी सीजीएस यूनिट। चलो राइट है। अब बेटा ये सारी कहानियां मैंने इसलिए की क्योंकि मैं अब जो केमिस्ट्री में यूज होती हैं कंडक्टिविटी, केमिस्ट्री में एक्चुअली ना मुझे रेजिस्टेंस की ज़रूरत है ना कंडक्टेंस की। केमिस्ट्री के जो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी और मैथमेटिकल डिडक्शंस हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के, जो भी एक्सपेरिमेंटली किए जाते हैं, उसमें हमें कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा से ही मतलब है। लेकिन नॉर्मल कप्पा का हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम कुछ स्पेसिफिक कंडक्टिव मतलब कुछ विशेष कंडक्टिविटी पे काम करते हैं। और हमारा अगला पॉइंट क्रमांक वही होगा। अगला पॉइंट क्रमांक क्या होगा बेटा कैपिटल सी में? 5। 5। पांचवा पॉइंट लिखेंगे बच्चों सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी। क्यों सर? अरे क्योंकि मेरे भाई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो भी कंडक्ट करने की औकात है वो तो कंसंट्रेशन ही डिफाइन करेगा ना। और कंसंट्रेशन टर्म हमारे लिए होता है मोलारिटी। तो मुझे मोलारिटी से रिलेट करना है उसके बिजली के कंडक्ट करने की औकात को। तो मैं कप्पा पे इंटरेस्टेड तो हूं, बट आई वांट कप्पा टू बी रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन। सो केमिस्ट्री के मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा हम देखते हैं, वहां पे हमने जो डेफिनेशन दुनिया को बताई, हम काम करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे। पर पहले मैं मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहली बात इसमें, मोलर कंडक्टिविटी को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। किससे? लैम्डा एम। ठीक है, हटा दूं? यस सर। हाँ सर। चलो बेटा